साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आप देख रहे होंगे कि एईडीओ का एग्ज़ाम जो है आपका 10 से 16 तारीख के बीच में संभावित है। जैसे कि आपको पता है कि एईडीओ का पेपर जो है आज तक नहीं लिया गया है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो जो भी बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ होंगे वहीं आपके एईडीओ के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आयोग सेम है, कमीशन सेम है। तो प्रश्न कहीं न कहीं इसी के इर्द-गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। इस क्रम में हमने कल आपको हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट वीडियो, एक लंबा वीडियो लाया था, जिसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप देखेंगे। तो उस क्रम में हमने फिजिक्स जो है, आपको एक अगला सेशन लेके आया हूँ फिजिक्स का, जिसमें आगे का टॉपिक भी जो अगर अच्छा आपका सपोर्ट रहा तो फिजिक्स के बाद से केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पीवाईक्यू के साथ-साथ उसमें उसके टोटल एक्सप्लेनेशन है, जो टॉपिक आएगा पूरे चैप्टर ही मैं ख़त्म कर दूँगा। ये इंपॉर्टेंट होगा जो भी एईडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टीआरई 4 बिहार एसआई 18-21 को जिनका पेपर है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ भी फिजिक्स के सेक्शन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो जिन्होंने हिस्ट्री वाला वीडियो कल, मॉडर्न हिस्ट्री वाला नहीं देखा है, मैं बता दे रहा हूँ, इसका प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं एईडीओ के लिए। तो मेरे चैनल खोलने के बाद से ऐसे सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। उस ऑप्शंस में आपको प्लेलिस्ट क्लिक करना है और प्लेलिस्ट में सबसे एक नंबर पे आपको दिखेगा एईडीओ, जिसमें कि आपको एक वीडियो दिख रहा है जो हिस्ट्री का है। इसी में सारे वीडियो जाएंगे, ये वीडियो भी उसी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो सारा एईडीओ का वीडियो जो होगा इसी में आएगा। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करिएगा किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कुछ करेक्शन आपको करना है, जो कि आगे आपको रिकॉर्डेड में थोड़ा सा गलत बोला गया है। सबसे फर्स्ट करेक्शन जो है आपका ये है कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें से कह रहा है कि कौन सा राइट है इसमें। तो आप पहला देखिएगा तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको मैकेनिकल एनर्जी, घर में मोटर लगा होता है तो आप देखते होंगे कि मोटर का स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, आप करंट देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और निकलता क्या है, पानी, और पानी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था, ठीक है। साथ ही आपको सेफ्टी फ्यूज़ जो है, सुरक्षा फ्यूज़ जो है, ये आपको इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे काम करता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ये भी स्टेटमेंट सही था। साथ में विद्युत जनरेटर जो है, ये आपको किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। तो ये भी क्या है, सही है। इस हिसाब से ये प्रश्न जो है बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया था। और सारे ऑप्शंस क्या होंगे, इसके करेक्ट होंगे, जो कि एक ऑप्शन उसमें हमसे गलती बोला गया है कि एक ही ऑप्शन उसमें करेक्ट मैंने बताया है। तो इसको आगे वीडियो में आएगा तो इसको थोड़ा सा स्किप आप कर सकते हैं, और आप ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक मैं दिखा दूँ। अगला प्रश्न एक देख पा रहे होंगे, जिसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का मैं खुद क्लेम किया था। ये पीजीटी में पूछा गया था। तो उसमें आप ये इस प्रश्न था, तो इसमें हमने गलती से केवल तीरंदाजी अंदाजी बोल दिया, क्योंकि मैंने उसी समय क्लेम किया था। तो इसको बीपीएससी के द्वारा ऐड किया गया था। बाकी आपको पता है कि स्पेस रॉकेट जो होता है ये भी काम करता ही है, तो गलती से बोला गया ये। तो इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए और बी दोनों। तो ये इस हिसाब से मोर देन वन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथ ही में एक प्रश्न और है, जिसमें मोमेंटम यानी कि संवेग का हमको एसआई यूनिट हम गलती से केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल दिए। स्क्वायर नहीं होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि मोमेंटम पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग बराबर कह सकते हैं हिंदी में द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है, जो कि हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, और आप वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड होता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर मिस्टेक हमको लगा, इसको हमने करेक्ट कर दिया है। बाई चांस अगर कहीं दिखे गलती तो पिन कमेंट में कमेंट कर हम ऐड कर देंगे, जो कि अब गलती हमारे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का आंसर्स भी कई दिए जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई बार प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, बीपीएससी के द्वारा ही आंसर कई बार गलत दिए जाते हैं। तो उसमें हम लोग से इसी कारण कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बाकी सेशन को एंजॉय करिए और जरूर से कमेंट करिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। जितने कमेंट्स आएंगे, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपका केमिस्ट्री का 101% जो है आज रात में या फिर कल आपको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, अगर 100 कमेंट्स आ गए तो, ठीक है। इसी हिसाब से हम आगे बायोलॉजी या फिर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आपको कराने वाले। अंतिम समय में बहुत ये काम करेगा आपको। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हिंदी में दिख रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन इसको कर दूंगा। कह रहे कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। तो यहाँ पे खाली जगह दिया था, तो आपको बताना है कि देखिए प्रैक्टिकल भी समझाना ज़रूरी है। तो चलिए हम बता देते हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है। याद रखिएगा कि आपको दो चीज़ें होती है। देखिए आपने देखा होगा ना कि बाइक आप चलाते होंगे तो उसमें
एक ऐसा लगा होगा गोल तरह का, ठीक है। तो एक तो ऐसा रहता है रीडिंग टाइप का, जो चलाते हैं नहीं, कहते अरे 40 का चला रहे हैं यार, 75 का भगा देंगे, तो ये 40 50 60 लिखा रहता है, स्पीड आपको दिखाता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। ये जो ऑप्शन दिया है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो कहेगा कि कोई भी जो हमारा मोटर है या फिर कह सकते हैं कोई भी व्हीकल है, उसका अगर स्पीड मेजर करना है, स्पीड समझ रहा है ना कि 40 के स्पीड से चल रहा है या 40 या 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको इस मेज़र करते हैं किसमें, स्पीडोमीटर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसमें कितना डिस्टेंस इसने तय किया ये मेज़र करना है, तो स्पीडोमीटर, इसको ऑडियोमीटर कहते हैं, जैसे कि ओडोमीटर कहते हैं। जैसे कि ऐसा लगा आता है ना, जिसमें लिखा होता है कि देखना यार गाड़ी खरीदने जाते हो पुराने, तो कितना चला है, तो लिखा रहता है 22,632 किलोमीटर चला है, तो इसको कहा जाता है ओडोमीटर। और ये जो स्पीड मेज़र करता है ना, इसको कहते हैं क्या, स्पीडोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में आप दिख रहा होगा इसमें कि एमीटर, एमीटर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा, इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीचे, जिसमें लिखा है कि क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर से हम मेज़र क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम जो होता है ना, टाइम, उसको मेज़र करते हैं किससे, क्रोनोमीटर से। ठीक है, तो सारा लगभग ऑप्शन को हमने ओडोमीटर बता ही दिया कि ओडोमीटर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक ऑडियोमीटर होता है, ये तो ओडोमीटर हो गया ना, ऑडियोमीटर हिंदी में लिखेंगे तो ऑडियो मीटर, इंग्लिश वर्ड ही है ये। तो ऑडियोमीटर से क्या करते हैं ना, हमारा जो साउंड होता है ना, ध्वनि, इसको मेजर करता है कि कितना तेज़ कितना स्लो, कि ऑडियो लग रहा है ना, ऑडियो, तो ओडो, ऑडियो में कंफ्यूज नहीं होना, ओडो लगेगा तो क्या होगा, ओडो, तो आपका गाड़ी हो जाएगा, गाड़ी कितना दूरी तय की गई है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, और ये ऑडियो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साउंड वाला हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या पूछ सकते हैं, इस टॉपिक से सवाल हर साल बीपीएससी पूछता है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये मेरा ही पढ़ाया गया स्क्रीनशॉट है, जो डिजिटल बोर्ड में मैं पहले पढ़ाया हूँ। तो एमीटर से क्या मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करते हैं, विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से क्या मेज़र करते हैं, वोल्टेज मेज़र करते हैं। अल्टीमीटर से क्या मेज़र करते हैं, जो भी वायुयान चलती है, हमारा हेलीकॉप्टर वगैरह या एरोप्लेन, उसका ऊंचाई मेज़र करते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मेज़र करते हैं, जो हमारा दूध का प्योरिटी होता है, शुद्धता होता है दूध का, उसको मेज़र करते हैं। बाकी हमारा मिल्क का जो डेंसिटी होता है, घनत्व जो होता है, इसी से मेज़र करते हैं, क्योंकि पता होगा घनत्व का मतलब होता है पास पास, तो पानी डालिएगा दूर दूर हो जाएगा, तो डेंसिटी यानी कि शुद्धता मिला जुला के दोनों बातें एक ही होती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से हमको भूकंप मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल पे भूकंप की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता भी मेज़र करते हैं। ठीक है, ऑडियोमीटर देखिए पहले का पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, में जो दिखता है सामने वही। ऑडियोमीटर से ध्वनि मेज़र करते हैं, साउंड, और ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ये मेरा पढ़ाया हुआ है और आया हुआ है 71st बीपीएससी में। तो देखिए जो दिख जाएगा आपको, जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो भी देख सकते हैं, या पेड बैच में मैंने प्रोवाइड भी किया। इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि नॉट से क्या मेज़र करते हैं। दोनों बड़ा कंफ्यूज करता है, नॉट और नॉटिकल मिल। नॉट से मेज़र करते हैं नौ संचालन की गति, यानी कि जो भी नेविगेशन करते हैं, नाव चलाते हैं, उसका स्पीड मेज़र करते हैं किससे, हम नॉट से। और नॉटिकल मिल, मिल लग जाएगा तो जो भी हम नाव चलाते हैं, उस कितना दूरी तय की गई है, तो उसका दोनों बात वही हो गया। जैसे कि हम लोग स्पीडोमीटर में क्या मेज़र करते थे, गाड़ी द्वारा तय की गई स्पीड, उसका मेज़र करते थे, वैसे ही नॉट से हम जो भी हमारा नाव होता है, नेविगेशन होता है, उसका हम स्पीड मेज़र करते हैं, वही नॉटिकल मिल से तो हम लोग ओडोमीटर टाइप का करते हैं, यानी कि इसका डिस्टेंस जो मेज़र कवर्ड होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। अगर हाइग्रोमीटर कहे तो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता मेज़र करते हैं, और हाइड्रोमीटर कहे तो हमको स्पेसिफिक डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व मेज़र करते हैं। दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाइग्रो खूब पूछा जाता है। ठीक है, फायदोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, जो भी हमारा समुद्र वगैरह होता है उसका डेप्थ जो होता है, गहराई, उसका मेज़र करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मेज़र करते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेज़र करते हैं। बाकी बैरोमीटर से मेज़र करते हैं हम लोग क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव मेज़र करते हैं। पायरोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पायरोमीटर जो है रेडिएशन के माध्यम से जो भी टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है उसको मेज़र करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक लक्स मीटर पूछता है, लक्स मीटर से क्या मेज़र करते हैं, तो याद रखिएगा लक्स मीटर से हम मेज़र करते हैं आपका प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, उसका इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर एनीमोमीटर पूछा जाए कि एनीमोमीटर से सर क्या मेज़र करते हो, तो कहिएगा जो भी हमारा विंड होता है, हवा होता है, उसकी गति जो मेज़र करते हैं, स्पीड मेज़र करते हैं, किससे मेज़र करते हैं, एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं। समझ में आ गया, तो इस टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इस टॉपिक से कुछ भी सवाल अभी तक बीपीएससी अगर पूछेगा आगे आपके 71st बीपीएससी या टीआरई के एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कहीं प्रश्न फंसने की कोई संभावनाएं नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें क्या रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरण यानी कि हीट ट्रांसफर, इंग्लिश बोलते चलेंगे क्योंकि आगे बाइलिंगुअल है क्वेश्चन, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है। कहने का मतलब कि
हीट को मतलब जो भी ऊष्मा होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अगर इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को जानने से पहले आपको हम एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में सारा तीनों क्लियर हो जाएगा कि आपका कंडक्शन क्या होता है, आपका कन्वेक्शन क्या होता है, आपका रेडिएशन क्या होता है। उसके बाद से खुद आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ये 71st बीपीएससी 4 जनवरी वाला पेपर है। देखिए, बेसिकली हीट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक जगह से हीट जो है उसमें जो है दूसरे जगह से कैसे जा रही है, इसको कहा जाता है हीट ट्रांसफ़र। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है जिसको कंडक्शन कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। दूसरा होता है जिसको संवहन कहते हैं, इंग्लिश में इसको कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा विकिरण होता है जिसको इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा सबसे पहले सब पूछा जाए कि आपका कंडक्शन यानी कि चालन किस में होता है, तो ये सॉलिड में होता है यानी कि ठोसों में होता है। क्यों होता है भाई, कि बिना कणों के स्थानांतरण का ये क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल से समझाते रहे, इसका मतलब हो गया कि बिना पार्टिकल ट्रांसफ़र के क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कलछा या रॉड, आप सपोज करिए आप रॉड गर्म कर रहे हैं, कोई लोहा का रॉड, तो रॉड में तो ये पार्टिकल यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो रॉड को आग में यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, रॉड को क्या करिए, आग में लगा दीजिए और रॉड को गर्म करिए। तो रॉड में आग कहाँ पे लग रहा है, आपको यहाँ पे लग रहा है ना, लेकिन हाथ आपका यहाँ पे जलने लगेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ का जो पार्टिकल है आपको यहाँ चला गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि क्या होता है, एक पार्टिकल इसके दूसरे पार्टिकल को गर्म करता है, फिर तीसरे पार्टिकल को गर्म करता है, चौथे को गर्म करते करते आखिरी पार्टिकल को गर्म कर देता है, जिसके माध्यम से आपका हीट आपके हाथों पे चला जाता है और गर्म, आपका हाथ गर्म फील होता है और रॉड फेंक देते हैं। कलछा से सब्जी चलाते हैं, यही है एग्जाम्पल कि कभी कभी कलछा रख दीजिए सब्जी में अंदर, देखिएगा आपका जो पकड़ने वाला होता है ना हैंडल उसका, वो भी गर्म हो जाता है। तो बिना कणों का, बिना इसके पार्टिकल के ट्रांसफ़र, तो पूछा जाएगा कि किस हीट ट्रांसफ़र मेथड में बिना पार्टिकल ट्रांसफ़र के आपका हीट ट्रांसफ़र होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कंडक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जितना सॉलिड हो जाएंगे सब इसका एग्जाम्पल, लोहे का रॉड का गर्म होना या फिर सॉलिड जितना होगा ठोस का गर्म होना, सब क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है आपका संवहन कन्वेक्शन। संवहन कन्वेक्शन क्या होता है, ये बेसिकली आपका लिक्विड और गैसेस में पाए जाते हैं। तो आपको सवाल ये पूछा गया कई बार कि लिक्विड और गैस में जो होता है हीट ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है। सॉलिड में तो आपने समझ लिया कि कंडक्शन से होता है, लेकिन लिक्विड और गैस में पूछा जाए तो किससे होता है, कन्वेक्शन से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो होता है ना, पार्टिकल ट्रांसफ़र होते हैं तभी गर्म होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता दूँ कि सपोज करिए कोई पानी रखे हुए हैं, केतली या फिर किसी का पानी रखे हुए हैं आप आग पे, तो देखिए कि सबसे नीचे वाला पार्टिकल गर्म होता है और नीचे वाला पार्टिकल गर्म होकर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। क्योंकि जो चीज़ गर्म होता है वो हल्का होता है, तो हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, तो ये हल्का होकर ऊपर चला जाता है। अब जो ऊपर भारी ठंडा पानी था वो नीचे आ जाता है, वो गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है। यानी कि जो इसके पार्टिकल होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, इसके माध्यम से ही गर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है, यानी कि कणों का स्थानांतरण के माध्यम से गर्म होता है। केतली में पानी का गर्म होना या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल गर्म होता है। ये पूछा जाता है कि वायुमंडल जो गर्म होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो हीट होता है, वो किसके माध्यम से होता है, तो याद रखिए संवहन के माध्यम से, कन्वेक्शन के माध्यम से। क्योंकि कन्वेक्शन क्या होते हैं, करंट चलते हैं, यानी कि संवहनीय धाराएं चलती है। जैसे वायु नीचे का गर्म होगा, हल्का होकर, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर वाला भारी वायु नीचे आएगा, फिर गर्म होकर। तो आपसे पूछा जाएगा एटमॉस्फेयर गर्म किसके माध्यम से, तो कन्वेक्शन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से। लेकिन अगर पूछा जाए कि हमारा सोलर जो होता है, सोलर का जो हीट होता है वो किसके माध्यम से, यानी सूरज का जो रोशनी होता है या फिर गर्मी जो होता है हम तक किसके माध्यम से, तो रेडिएशन हो जाएगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। विकिरण रेडिएशन किसको कहते हैं कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, बिना मीडियम का। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा आपका हीट ट्रांसफर मेथड है जिसमें बिना मीडियम का क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हूबहू आया हुआ है, ये पहले का पढ़ाया गया क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि 2024 का ये वीडियो है। ठीक है, तो ये पहले का, ये क्या हो जाएगा, बिना मीडियम का होता है। मैं एग्जाम्पल ऐसा दूंगा ना कि आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। हीटर से आप आग तापे हुए हैं ठंडी के दिनों में, आप देखिए हाथ कहाँ रखते हैं और हीटर कहाँ रहता है, सीधे आपके हाथों पे लगने लगता है हीट, और एक समय तो ऐसा लगने लगता है कि जलने लगता है, तो आप हटा देते हैं। अरे छोड़िए ना, आग तापते हैं ना, तो आग में भी यही होता है कि दूर से आग तापते हैं तो क्या होता है, आपके हाथों में हीट जाने लगता है। इसका रीज़न क्या है कि क्या ऐसा थोड़े होता है कि आग उड़ के या फिर हीटर का आग उड़ के आपके हाथ में ढुक जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बिना मीडियम का,
बिना मीडियम का ये क्या करता है, डायरेक्ट आपके हाथों पे तक जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस में क्या होता है, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर होता है, तो कहिए रेडिएशन इज राइट आंसर। और इस सूर्य की जो सूर्य जो होता है, सूर्य की रोशनी जो होती है सोलर का, तो वो किसके माध्यम से होता है, वो रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन हमने कहा था एटमॉस्फेयर गर्म होना किसका, कन्वेक्शन संवहन का एग्जाम्पल है। और हीटर से जो हम आग तापते हुए अपने हाथों पे, ये किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का। एनसीईआरटी क्लास 7 में इसको डिस्क्राइब किया है, वहीं से सवाल पूछा गया था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और देखते हैं इसका आंसर आप खुद दीजिए कि क्या होगा। ये आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं। कह रहा है कि हीट ट्रांसफर उष्मा का स्थानांतरण जिसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। तो किसमें मीडियम नहीं लगता भाई, अरे वहीं आग तापना हीटर वाला, याद करिए क्या होगा आपका, किसका पेपर है गलत लगाया हुआ, विकिरण होगा, यानी कि रेडिएशन होगा, रेडिएशन इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है, संवहन में क्या होता है, कन्वेक्शन कहते हैं। चालन या संचालन दोनों एक ही होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्शन कहते हैं, और संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंडक्शन में सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड हीट होता है इससे। और कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड और पूछेगा केतली का में पानी का गर्म होना, ये क्या होगा, कन्वेक्शन हो जाएगा, यानी कि संवहन हो जाएगा। ये लिक्विड और गैसेज में होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द को राहत पहुंचाने में मदद करती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंफ्रारेड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये रटने वाला सवाल है, इंफ्रारेड हो जाएगा। याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक से क्या होता है, अल्ट्रासोनिक सोनार जो होता है ना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। तो कहा जाता है सोनार कहाँ यूज़ करते हैं हम, तो समुद्र वगैरह में आप बर्फसीली का पता लगाने में, या फिर समुद्र में नीचे पहाड़ वगैरह होंगे उसका पता लगाने में। तो किस रेज का प्रयोग करता हो, तो अल्ट्रासोनिक रेज का प्रयोग करता है। चमगादड़ जो होती है भी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करती है। कभी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें गैर संपर्क बल मतलब कि बिना छुए हुए, अरे भाई संपर्क कब होगा, मैं यहाँ रहूँगा आप वहाँ रहोगे, कैसे संपर्क होगा। तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा गया। एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल, दूसरे को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि गैर संपर्क या असंपर्क बल कहते हैं इसको। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, जो सटा रहेगा उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। आप खुद आंसर दे दीजिएगा इसको हम बताने के बाद है। फ्रिक्शन, घर्षण जो होता है ये कांटेक्ट फोर्स है। अरे भाई रगड़िएगा दो हाथ को तो बिना सटे हुए थोड़े फ्रिक्शन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होता है। वही नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात किया जाए तो एक क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय बल जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये क्या होगा, असंपर्क बल या गैर संपर्क होता है। चुंबक यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, या सटता है पहले, नहीं ये बिना सटे हुए आता है। अब कई लोग कहेंगे बाद में तो सटिए जाता है, अरे भाई तो आता किससे है, बिना सटे हुए कॉन्टैक्ट में आता है ना, जिसको नॉन कॉन्टैक्ट कहेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल दीजिएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय जो बल होता है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट यानी गैर संपर्क बल का उदाहरण होता है। तो ये पूछा है निम्न में से कौन सा गैर संपर्क बल है, तो देखिए चुंबकीय जो बल होगा, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। प्रभावी जो होगा यही कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ये अब हम लोग आ गए 17 बीपीएससी जो 13 दिसंबर वाला पेपर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V बराबर IR। तो यहाँ से इसके हिसाब से R दिया हुआ है ना, तो R से निकालिएगा तो R यहाँ हो गया, गुणा में है, तो V वाई बराबर क्या होगा, V बाई आई हो जाएगा। तो R इजकल टू V बाई आई कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का है, यानी कि सोलर कांस्टेंट का इसमें से कौन सी वैल्यू है। तो ये रटने वाला सवाल है। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर क्या है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला के समतुल्य का मतलब हो गया कि टेस्ला होता क्या है, पहले ये मेजर हम लोग देखते हैं। टेस्ला से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग टेस्ला से मेज़र करते हैं आपका जो होता है जो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका क्या होता है आपका, ये SI यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। ये ऑलरेडी सवाल पूछा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, ऑलरेडी पूछा गया किसमें 70 बीपीएससी कैंसिल वाला में पूछा गया। पता नहीं वो प्रश्न कहाँ चला गया, अगर होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 70 बीपीएससी पहले वाला पेपर है 13 दिसंबर में। तो इसमें पूछा गया कि टेस्ला के बराबर कौन होता है, इसको न्यूटन एम्पियर पर मीटर कहा जाता है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये क्या होता है, इसको टेस्ला कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न मैं देख ले रहा हूँ, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, ऐसा यूनिट है ये मिल ही गया क्वेश्चन। वो भी चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का मापन की इकाई क्या है, इसको टेस्ला कहते हैं। आगे ना बात वही मिला जुला के।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यूनिट और जो भी मेजरमेंट है उसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। यूनिट वाला प्रश्न हर बार एक आता है, ठीक है। यूनिट का कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऊपर वाला तो सब पता ही होगा आपको, ज़रूरी नहीं है। एक्सेलरेशन का मेजरमेंट हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करते हैं। वेलोसिटी का मेजरमेंट हम मीटर प्रति सेकंड से करते हैं। कार्य यानी कि वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट सेम होता है। ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पूछा जाए कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा और कार्य का ऐसा यूनिट किसका सेम होता है, तो जूल होता है दोनों का। कभी पूछे तो याद रखिएगा इसको। साउंड जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है, और ये पूछा भी गया है अभी बीपीएससी में, मैं दिखाऊंगा। तो साउंड का पूछा जाए तो क्या होता है, डेसिबल होता है। वही अगर आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, हर्ट्ज होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। अगर आपसे तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का पूछा जाए तो क्या होगा, एंगस्ट्रम होता है। अगर आपसे फोर्स बल का पूछा जाए तो न्यूटन होता है। अगर भार का पूछा जाए, वेट का, तो न्यूटन होता है। वही आपसे पूछा जाए मास का क्या होता है, वेट और मास दोनों में डिफरेंस होता है, ये केजी होता है। अगर आपसे पूछा जाए मोमेंटम संवेग का क्या होता है, तो केजी पर केजी मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इम्पल्स का यानी कि आवेग का क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है। अगले हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि टेम्परेचर यानी कि ताप का क्या होता है, तो केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला होता है। कोण अगर एंगल पूछा जाए तो आपका क्या होता है, रेडियन होता है। लेकिन सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। दाब यानी प्रेशर का पास्कल होता है। विद्युत आवेश यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसका क्या होता है, कूलाम होता है। इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति जो होता है हमारा पावर का वाट होता है। विभवांतर यानी वोल्टेज का जो होता है वोल्ट होता है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फैराडे होता है। वहीं प्रेरक यानी इंडक्टेंस का हेनरी होता है, जिसको ओम सेकंड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात किया जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वेबर होता है। अगर एक और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबकीय बल जो होता है, इसका क्या होता है, या चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। और टेस्ला को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये क्या होता है, इसका हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको अगर पूछा जाएगा तो मेरे को लग रहा है कि आप यहाँ से गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस जो होता है पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध का रेसिस्टेंस का क्या होता है, रेसिस्टेंस का ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये पूछा है टीआरई में एक बार, हाल ही में टीआरई 3 में शायद पूछा था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको रट लीजिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है कि डाइपोलर मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, रटिए लीजिए इसको, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये देखने को कहीं भी मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 70 बीपीएससी 13 दिसंबर का है कि परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल सबसे पहले दिया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपको क्या, जे थॉमसन। जे थॉमसन उसका नाम था। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने ही किया था। अगर प्रोटॉन की खोज पूछा जाए तो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन कहीं कहीं पे आपको रदरफोर्ड भी मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको गोल्डस्टीन दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगले हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न में से कौन सी छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। जो भी इमेज बनते हैं तो इमेज के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ये आपसे पूछा है। तो 2-4 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इमेज के लिए एक तो आपको लाइट का होना जरूरी है, बिना प्रकाश का। अरे भाई रात में आपका अंधेरा में चलिएगा तो आपका छाया बनेगा, कभी इमेज बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले एक लाइट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा चीज़ एक चाहिए आपको क्या, एक ओपेक चाहिए आपको, यानी कि अपारदर्शी क्या चाहिए, वस्तु चाहिए, ठीक है। ओपेक थिंग चाहिए आपको एक, बिना अपारदर्शी वस्तु का, जहाँ से टकराएगा नहीं तब तक ये छाया बनेगा नहीं। या फिर एक पर्दा भी चाहिए आपको जिस पे आपका क्या हो, इमेज उतरे। जैसे कभी कभी ज़मीन पर्दा बन जाता है या फिर कुछ भी बन जाता है, ये जरूरी। उस हिसाब से इसका हिंदी इंग्लिश हमको भी पता नहीं है, अजीब टाइप का है ये। प्रकाशकारी जो रेखीय प्रसार, इसका मतलब होता है कि लाइट का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ये 71 बीपीएससी 4 जनवरी वाला पेपर है। 70 बीपीएससी, कई जगह 71 बोल देता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। ये भी 4 जनवरी 70 बीपीएससी का प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु से जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस से अगर वेपर से जलते हैं तो आपको क्या होता है, आपका ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या होगा इसमें, ज़्यादा, पहला कह रहे हैं कि ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। देखिए होता क्या है ना, एक लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जिसका लेटेंट हीट ज़्यादा होता है उससे जलन ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आपसे लिक्विड को कहा जाए, इसको डिटेल में हम पढ़ा रखे हैं, लिक्विड का लेटेंट हीट कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगर वही आपसे पूछा जाए कि वेपर का लेटेंट हीट क्या होता है, तो वेपर का होता है 540 कैलोरी पर ग्राम।
तो उस हिसाब से किसका ज़्यादा हुआ, वेपर का। इसीलिए कहते हैं कि कभी द्रव से जलने, लिक्विड से जलने की अपेक्षा भाप से जलना ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी रोटी फुला रहे होंगे, अगर पानी में उंगली डाल दीजिएगा उतना कम जलन होगा, लेकिन कभी रोटी फुला रहे होंगे और रोटी उंगली में मतलब कि रोटी फुला हुआ घुस गया उंगली, उसमें जो हाल होता है आप सब सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेपर का लेटेंट हीट ज़्यादा होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। उस हिसाब से इस प्रश्न को पढ़िएगा तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक होता है। गलत है ये, कम खतरनाक कहाँ होता है, ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अब स्टार्ट हो गया आपका मिक्स टाइप का, यानी कि जितने 38 से लेकर 69 बीपीएससी तक पूछे गए वो सारे प्रश्न होंगे। 70 बीपीएससी वाला हमने देख लिया। चलिए, एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने बात किया था एंगस्ट्रॉम किसकी है, वेवलेंथ की, मैंने अभी तो बताया था। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा ये किसका होता है भाई, दूरी, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मेजर करने वाला। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है 1 पार्सेक बराबर, सबसे बड़ी ये पार्सेक हो जाएगा, 1 पार्सेक बराबर 3.26 क्या होता है, लाइट ईयर होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, अगला कि प्रकाश वर्ष किसकी, तो ये हो जाएगा दूरी, यानी कि लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस का होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे, दूरी से। तो सारा प्रश्न एक ही है, जिसमें ज़्यादा कुछ हमको नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं मूल, मतलब कि फंडामेंटल एक होता है, दूसरे को डिराइव्ड कहते हैं। फंडामेंटल क्या होता है, जो खुद सात डिसाइड है ना पहले से, वो फंडामेंटल होते हैं, सातों को याद करना पड़ेगा, और जो उससे बन के निकलते हैं ना उसको डिराइव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहा जाए कि लेंथ, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, समय यानी कि टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये लेंथ और टाइम दोनों क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, यानी कि मूल राशि होते हैं, और इससे जो बनेंगे ना उसको डिराइव कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो किससे बना भाई, ये बना ये दोनों से मिलके। तो सिंपल सी बात है, डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, व्युत्पन्न राशि जो होती है, मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है। आपको 7 भौतिक राशियाँ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, सातों का नाम याद रखना है। ठीक है, तो भौतिक राशि पहला होता है लेंथ, लंबाई, जिसको क्या कहते हैं, मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है द्रव्यमान, ठीक है, जिसको मास कहते हैं, द्रव्यमान मास, जिसको केजी यानी किलोग्राम से हम इंडिकेट करते हैं। सातों को याद होना चाहिए, 1 2। सबसे पहले मैंने क्या कहा, लेंथ, जिसको लंबाई कहते हैं मीटर से, मास द्रव्यमान को केजी से। तीसरा समय यानी कि टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। चौथा जो होता है ताप, जिसको टेम्परेचर कहते हैं, ताप को हम लोग मेजर करते हैं किससे, केल्विन से। ठीक है, पांचवा जो होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम लोग किससे, एम्पियर से। छठा जो होता है हमारा ज्योति तीव्रता, यानी कि हमने लाइट इंटेंसिटी की बात किया था, वो कौन होता है आपका, कैंडेला। ज्योति तीव्रता जो होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD से मेजर करते हैं। और एक सातवां आखिरी होता है पदार्थ का परिणाम। ठीक है, तो ये इसको मोल से मेजर करते हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल 7 हो गया। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लिख सकते हैं सातों का, एक बार बुक से देख लीजिएगा। तो इस सातों में से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। बल था क्या, साथ में नहीं था। वेग था क्या, वेलोसिटी था क्या, नहीं था। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। एनर्जी था क्या, कार्य नहीं था। आपका इलेक्ट्रिसिटी था क्या, बिल्कुल था। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट इज राइट आंसर। दाब की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है भाई। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेशर यानी कि दाब का एक पास्कल होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन पास्कल ऑप्शन में नहीं है, तो इसको पास्कल को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर, न्यूटन स्क्वायर मीटर इसी को कहा जाता है। यहाँ पे पर होगा, गलती लिखा हुआ, तो ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है कि दाब का एसआई यूनिट, फिर वही चीज़ पूछ रहा है कि दाब का कोई इसमें नहीं है। ठीक है, तो 7 व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसमें से नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा क्या है, अदिश राशि है। एक होता है सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, एक होता है अदिश राशि जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सारा का मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर होगा, आगे कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको गलती नहीं होगा, उसी में से आएगा। सबसे पहले हम वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा वेग यानी कि वेलोसिटी, बल फोर्स, त्वरण एक्सेलरेशन, संवेग मोमेंटम, आवेग इम्पल्स, भार वेट,
विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, विद्युत क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, धारा घनत्व करंट डेंसिटी, इसके अलावा बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। इस सारे क्या होते हैं, इस सारे को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप मिला के देख लीजिए, इसी ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि बड़ा मेहनत करके बनाया गया है। पहले मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ऐड किया था, लेकिन टीआरई में पूछा गया तब से ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एक वेक्टर के बाद से स्केलर की बात करते हैं, अदिश राशि है। ठीक है, सदिश क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या क्या हो जाएगा, अदिश राशि कौन सी हो जाएगी। तो एक चाल हो जाएगा, गति जिसको कहते हैं, यानी कि स्पीड हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपका मास हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे, आपका स्केलर यानी कि अदिश राशि। याद रखिएगा, मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर भार वेट की बात की जाए, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कंफ्यूज कर देगा आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये लग रहा है कि हम लोग यहीं पे थे ना, चलिए इसके ऊपर थे हमको लग रहा है, हाँ यहाँ पे थे। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, इसी क्वेश्चन पे हम लोग थे, इसको देख लेते हैं। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बताइए, तो इसमें से अदिश कौन कौन सा हो जाएगा। तो आप खुद बता सकते हैं, जितना मैंने बताया था अगर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें कोई भी फंसने वाला नहीं है। इसमें प्रेशर जो होगा क्या होगा, आपका अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। बाकी बल फोर्स जो होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 का राइट आंसर क्या होगा। 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। नहीं है का मतलब अदिश है, यही पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कौन सा सदिश नहीं, यानी कि अदिश पूछ रहा है। तो ये जो गति जो होगा, ये जो जिसको कहते हैं हम लोग स्पीड, ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्केलर हो जाएंगे, जैसे कि हम बात किए थे, ये वेक्टर हो जाएंगे, यानी कि वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टॉर्क की भी मैंने बात किया था लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट जो है इससे बाहर सवाल नहीं आता। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, इसमें से किसका मात्रक नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसका यूनिट नहीं होता है। तो ये जो होता है आपका, जिसको इंग्लिश में विकृति कहते हैं, डिफॉर्मिटी कहते हैं उसका, क्योंकि ये क्या होता है, लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ का मीटर हो गया, नीचे चेंज इन लेंथ का भी मीटर हो जाएगा। तो दोनों को काटिएगा तो क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होता। तो यूनिटलेस क्या होता है, विकृति यानी कि डिफॉर्मेट मिट्टी इसको कहते हैं। तो ये सी करेक्ट होगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है 1/1000 यानी कि इसके बराबर होता है मिलीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। फिर इसमें भी चलती फॉलोइंग इज ए नॉट ए, कि कुछ और दे दिया है, इसमें कुछ और दे दिया, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें भी उसी तरह का सवाल दिया हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा वेक्टर नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला जो है, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है। लेडी सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमिडिटी मेजर करने का जो है हाइग्रोमीटर, याद होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, हाइग्रोमीटर इज राइट आंसर। सोनार तकनीक की मैंने बात की था, साउंड एंड नेविगेशन, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोनार में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमने पहले भी बात किया था कि सोनार में नॉन ऑफ द अबव यानी कि अल्ट्रासोनिक की, पराश्रव्य की हमने बात किया था। तो इसमें नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है भाई, 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो होता है किसके बराबर, पिको 12 को बोलते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 ग्राम। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है आजकल बड़ा। इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं, देखिए इधर वाला प्लस में, इधर वाला माइनस में होगा, तो दोनों को याद रखना पड़ेगा। माइनस वाला ज़्यादा पूछता है। डेका 10⁻1, डेसी 10⁻−1, हेक्टो 10⁻2, 10⁻−2 को सेंटी कहते हैं। किलो 10⁻3 और 10⁻−3 को मिली कहते हैं। ठीक है, मेगा किसको कहते हैं, मेगा 10⁻6 को कहते हैं। माइक्रो 10⁻−6 को कहते हैं। गीगा 10⁻9 को कहते हैं और नैनो 10⁻−9 को कहते हैं। टेरा 10⁻12 को कहते हैं। पीको 10⁻−12 को कहते हैं। इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन कभी देखा है तो आप बताओ। एक एक चैप्टर क्लियर होते जा रहा है, यानी कि पूरा फिजिक्स आप आज के दिन
आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं एक दिन में 2 घंटे में अगर फिजिक्स क्लियर हो जा रहा है, 2 घंटा नहीं लगेगा, तो आपका कितनी बड़ी बात होगी। ठीक है, चलिए अगला क्या पूछा जा सकता है। अगला कुछ पावर ज़्यादा भी पूछ रहा है। पेटा 10 के पावर 15 को कहते हैं, फेमटो 10 के पावर -15 को कहते हैं, एक्सा 10 के पावर 18 को कहते हैं, एटो कहते हैं 10 के पावर -18 को, जेप्टा कहते हैं 10 के पावर -21 को, और जेप्टो कहते हैं 10 के पावर -21 को। ठीक है, योटो कहते हैं 10 के पावर 24 को, और योक्टो कहते हैं 10 के पावर -24 को। ये जेप्टो तब से पॉपुलर हो गया जब यहीं तक 18 तक लूसेंट में भी दिया था, लेकिन इसके बाद सीडीपीओ के एग्जाम एक बार पूछ दिया था जेप्टो कितना को कहते हैं 10 के पावर -21 को, तब से जाके बुक में ये 2 बढ़ा दिया। तो ये आपको रटना है, इसमें कोई समझाने वाला नहीं, जहाँ कंसेप्ट होगा मैं वहाँ देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस प्रश्न पे थे हम लोग कह रहे हैं कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर, 10 के पावर -12 ग्राम को 1 पिकोग्राम कहते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 को, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए भाई मिला लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि वोल्टमीटर विभवांतर मेजर करते हैं, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। वही एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होता है कि हम किसका, पोटेंशियल मीटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पोटेंशियोमीटर जो होता है विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को, छोटी इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसमें से कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर वाला क्या होगा, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये गलत दे रखा है। गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध दिया हुआ है ना, मेरे को धारा लगा था, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड। तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है, हम लोग चलिए देखते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर प्रश्न का आप देखते हैं, सही विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है भाई, याद रखिएगा कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। विद्युत मोटर क्या करता है तो विद्युत मोटर करता है कि ये क्या करता है, आपको मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, विद्युत मोटर का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। ये क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा है, ये गलत दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर है भाई, मोटर घर में लगा हो तो उसमें क्या लेता है, इलेक्ट्रिक लेता है ना, स्विच दबाते हैं और देता क्या है, पानी देता है। तो यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा सा। फ्यूज से क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। विद्युत जनरेटर क्या होता है, जनरेटर से हम क्या करते हैं, जनरेटर से हम मेजर करते हैं आपको इलेक्ट्रिकल, आपको मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा राइट मैच्ड है, सही सुमेलित कौन सा है, ये पूछा आपसे। ये विद्युत जनरेटर जो होता है चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, यानी कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है, क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑडियो मीटर क्या नापता है। देखिए ये PYQ तो था, मैं कह नहीं रहा था कि PYQ ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही PYQ पूछ दिया कि ऑडियो मीटर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि ऑडियो मीटर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं भाई, ऑडियो मीटर से क्या मेज़र करते हैं, देखिए साउंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का डी इज राइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, घड़ी में समय नापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए। 9 जो है 1 जिप्टो किसके बराबर होता है, हम ऑलरेडी अभी डिस्कस किए इसके बारे में, बार बार पूछता है। जिप्टो जो है सीडीपीओ के एग्जाम में मेरे को याद था 2022 में 10 के पावर 21 को क्या कहते हैं, जिप्टो कहा जाता है। ठीक है, ये रटना आपका काम है। पेंडुलम की घड़ी की सदा समावधि क्या होती है, द टाइम पीरियड ऑफ एसोलेशन पीरियड ऑफ द पेंडुलम इस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकंड इसका होता है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन इधर का उधर दे रखा है, ठीक तो है, 2 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। हम लोग देखेंगे कि मैकेनिक्स से क्या क्या सवाल अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैकेनिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता होगा कि गाड़ी जब चलती है, ठीक है, गाड़ी जब चलती है हम लोग झुक जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। जब रुकती है गाड़ी तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ। ये सारा किसका एग्जाम्पल है, थर्ड, ये क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कैच पकड़ते हैं, ये किसका, ये एग्जाम्पल है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। आप किसी ज़मीन पे कूदते हैं, वो भी किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि
जो हम थप्पड़ मारते हैं गाल पे, किसका एग्जांपल है भाई? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि एवरी एक्शन रिएक्शन होता है कि एक्शन करिएगा तो बराबर रूप में क्या होगा, आपको रिएक्शन देगा। तो इसमें से कह रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का किसका एग्जाम्पल है? टीचर में पूछा गया था और किसी को पता ये नहीं था, ठीक है। इस पर हमने क्लेम भी किया था, मुझे याद है। आर्चरी जो होता है यानी कि तीरंदाजी जो करते हैं, इसमें भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, ठीक है। गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? हु फर्स्ट डिफाइंड स्पीड? किसने डिफाइन किया था भाई? गैलीलियो ने किया था, ठीक है, न्यूटन ने नहीं किया था। बल गुणनफल होता है, फोर्स किसका होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण यानी कि मास और एक्सेलरेशन का क्या होता है? ये क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि त्वरण को ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या हो सकता है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए सही इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो चलिए हम बता देते हैं आपको एक ने पढ़ा होगा, v बराबर यू टी प्लस ए टी, पढ़ा होगा ना। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करिएगा? v माइनस यू टी कर दीजिएगा, बराबर ए टी हो जाएगा। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना, v माइनस यू टी नहीं होगा ना, u प्लस ए टी होता है, बराबर टी कर दीजिएगा। तो v माइनस यू बाई टी कहाँ है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन? देखिए वॉशिंग मशीन जो होता है ये काम करता है किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आपको पता होगा ये काम करता है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अंदर की तरफ बल लगता है, जैसे कि मौत के कुआं, जब हम लोग मौत के कुआं में जो गाड़ी चलाता है, जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है, जैसे आपने देखा होगा मोड़ पे आप टर्निंग लेते हैं तो ये अंदर की तरफ होता है ना, तो ये किसको क्या कहते हैं? हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होगा? सेंट्रीपिटल का मतलब पीटना, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। यानी इसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। आपको पता होगा कि जब भी मट्ठा जब महते हैं आप, उसमें घी निकालना चाहते हैं तो देखिएगा ना, ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे हाथ से घुमाते हैं ना, तो ये किनारे किनारे क्या चला जाता है, ये पकड़ लेता है, यानी कि बाहर के फोर्स लग रहा है तभी ना यहाँ घुमा रहे हैं, तो बाहर की तरफ यहाँ जाकर सट जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहते हैं, ठीक है। इसी ये क्या होता है? वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगल पे ही काम करता है, ठीक है, अपकेंद्रीय पे ही काम करता है, ठीक है। राइट, सी ऑप्शन हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहेंगे? विच फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ सबस्टांसेस। रेशियो ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया, पदार्थ का संवेग का मतलब हो गया, अभी हमने बताया था संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि संवेग किसे कहा जाता है? मोमेंटम कहा जाता है, मास इंटू वेलोसिटी को। और इसका रेशियो का मतलब बट्टा हो गया, तो बट्टा किससे लगाएंगे? हमको वेलोसिटी से, भी से। इसको काटेंगे तो क्या बचा? मास बचा, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल बेरिंग का उपयोग स्थिरांक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो बाल बेरिंग का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण के लिए, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन के लिए किया जाता है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर जो है फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये गोलकीपर किस प्रकार सक्षम हो पाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें काम करता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर को स्लो करता है, यानी इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। होता क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा समय में क्या करिएगा, जितना ज़्यादा समय लीजिएगा ना किसी चीज़ को, मतलब कि क्या करने में, स्लो करने में, उसको चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही ज़्यादा कहेंगे। सपोज करिए कि गेंद को हाथ में लेके ऐसे पीछे धीरे धीरे खींचिएगा ना, तो एक स्टैटिक अवस्था में नहीं आएगा। जैसे मानिए कि गेंद का एक हाथ है, यहाँ पे गेंद आकर लग गया, तो एक ही बार लग गया ना, तो समय कम मिला इसको रेस्ट मोशन में आने में। जैसे कि ये क्या था, इसमें मोशन में था, गति में था, और हाथ पे लगा एक तुरंत क्या आ गया? रेस्ट में आ गया। तो कोई चीज़ तुरंत रेस्ट में आता है ना, तो फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक है। और कोई चीज़ जितना टाइम लीजिएगा रेस्ट में लाने के लिए, फोर्स उतना ही कम लगता है। तो अगर पीछे की तरफ हाथ ऐसे करिएगा तो पहले हाथ में सटेगा, फिर धीरे धीरे आकर रुकेगा, तो यानी कि समय लिया हमने ज़्यादा, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रिड्यूस कर देते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। केंद्राभिमुखी बल को ही क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं इसको। तो केंद्राभिमुखी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट? किसके लिए जिम्मेदार होता है भाई? अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, यानी कि हमने कहा था कि कहीं भी टर्निंग अगर लीजिएगा तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कीपिंग द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? देखिए कितना मजा आ रहा है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि कह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इन्वॉल्व
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि हीट एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, आता है मतलब कि फ्रिक्शन किसी चीज़ का होता है तो गति से फ्रिक्शन होता है और ये किस इसमें से हीट निकलने लगता है। हाथ को रगड़िए ना 10-15 मिनट, गर्मी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तीखा मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री को क्या होगा। ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड सडनली टेक्स ए शार्प टर्न टू द राइट, द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस, तो क्या होगा। तो इसका आप खुद दिमाग लगाइए क्या होगा। ये क्या होगा, ये कह रहा है कि राइट की ओर मुड़ेगा ना, तो ये उल्टा होता है। अगर राइट की ओर झुकेगा तो आप उल्टा झुकिएगा। ठीक है, आप लेफ्ट की ओर झुकेगा। ये क्या कर रहा है, ये क्या बोला है, जो बोलेगा उसका उल्टा होगा। यानी क्या कर रहा है कि ये दाईं ओर तेज़ मोड़ लेता है, यानी कि लेफ्ट साइड लेगा तो आप क्या होगा, बाईं ओर मुड़िएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा कि विल बेंड टुवार्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, बस याद रखिएगा जो कहेगा उसका उल्टा हो जाता है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कंसेप्ट आपको 9th क्लास एनसीईआरटी में है, कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन्स स्टेबल फॉर बॉडी मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इसमें क्या कॉन्स्टेंट होता है, याद रखिएगा इसमें आपका 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अपेक्षिकता का सिद्धांत, यानी सिंपल सी बात है, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये इंग्लिश इसका ज़्यादा बेटर है। तो ये रिलेटिविटी का थ्योरी किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। करें, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो कार्य को यानी कि वर्क को किस में करेंगे। इफ ए फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन ए न्यूटन एंड displaced in the Newton and distance is a displaced into meters, then the work done will be डिस्प्लेस बाई द। तो ये किससे शो करेंगे, इस ये बोल रहा है, तो भाई यूनिट बता रहा है उसका। तो जूल में आपको बताया था कि वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है, इसका यूनिट जूल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला चैप्टर हमारा बदल गया, यानी कि हम लोग आ गए किस पे, गुरुत्व के वधहीन वस्तु है, मोशन अंडर द ग्रेविटी। यदि धरती की घूमते हुए घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड की वजन क्या होगा। इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ए अर्थ इज इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर इंक्रीज। इंक्रीज वहाँ लिख दिया है, विल बी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, घट जाएगा। देखिए जब भी रोटेशन बढ़ाइएगा ना, ठीक है, तो वज़न क्या होगा, घट जाता है। किसकी बात करें, इक्वेटर पे ऐसा होता है। और जब भी स्पीड घटाइएगा तो वज़न क्या होगा, बढ़ जाएगा। उल्टा होता है इसमें। ठीक है, क्यों होता है तो उतना डिटेल हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ये कह रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 100 न्यूटन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये भार की बात कर रहा है, तो दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, भार पूछा है तो भार इसका राइट आंसर क्या होगा, 100/6 कर दीजिएगा तो निकल के आएगा 16.7 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए भार वेट जो होता है 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे जाने के बाद से, लेकिन मास जो होता है अनचेंज होता है। वही कहता है कि अगर मास 100 kg है और मून पे जाएगा तो क्या होगा, तो अनचेंज होता है। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही वेग से क्या करेगी, वहीं रहेगी। यानी कि व्हाट विल हैपन इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डिफरेंस मासेस से फॉल फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून, देयर विल बी ओनली वन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि लिफ्ट में खड़े, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, उसके बाद से लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा बल लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा भाई, तो जो आपका ग्रेविटी का फोर्स होता है आपका वही लगेगा ना, कि विल बी 0 व्हेन द लिफ्ट डिसेंड विद अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 9.8 मीटर सेकेंड। ठीक है, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा, ये शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पता होगा कि कहा जाता है कि कांस्टेंट स्पीड से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है आपका क्या होगा, वेट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन से आपको ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा, और अगर घटता हुआ आ रहा है तो क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया है, एक बार आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो क्या होगा।
मतलब कि आप समझ पा रहे हो कि इंग्लिश इसको पढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ टर्म लगेगा वहाँ। देखिए 3 चीज़ें हैं ना, उसको हमको वैक्यूम में गिरा रहे हैं, हम इंग्लिश हम यूज़ कर दे रहे हैं। तो देखिए कभी भी वैक्यूम में गिराइएगा ना, तो पहले गिरना बाद में गिरना किसके कारण होता है? उसके मतलब विंड के कारण होता है, हवा के कारण होता है। तो अगर कह देना कि वैक्यूम में, तो वैक्यूम में सब सामान एक ही समय आएंगे, लेकिन अगर वैक्यूम का जिक्र नहीं करें ना, तो अलग अलग समय पे आएगा, जो भारी होगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों एक साथ आएंगे कि ऑल थ्री विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। महासागर में की में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो ये आती है, कैसे आती है भाई आप ही बताइए? ये आती है चंद्रमा से, यानी कि मून से। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, आपका मास कभी नहीं चेंज होगा, इट मास नॉट चेंज। ठीक है, इसका भार बदल जाएगा, बिल्कुल भार बदलेगा, इट्स वेट इज चेंज बट द मास इज नॉट चेंज। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स में दिया गया है, स्थूल पदार्थों के गुण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाई देता है, किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा इंग्लिश। ठीक है, यानी कि कोई भी सॉलिड है और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कपूर को, देखा होगा कपूर क्या होता है? सॉलिड जलता है तो सीधे क्या होता है? वाष्प में चेंज होता है। ये सब किसका होता है? सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। अगला है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रे बोतलों में निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो किस पे काम करती है भाई? बर्नौली सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करती है। आप छिड़कते या सैलून वगैरह में आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जितना वो जगह लेता है उतना जगह वो पिघलने के बाद से वो कवर्ड कर लेता है। तो क्या होगा? बीकर में पानी का स्तर, एक मिनट रुकिए, तो बीकर में पानी का स्तर, ये गलत तो हो गया ना, कह रहे जल स्तर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि क्या होगा कि द वाटर लेवल इज विल नॉट चेंज। ठीक है, वर्षा के बूंदों को गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी चीज़ को ना खींच के रखना क्या होता है? सरफेस टेंशन कहलाता है, अंदर खींच के रखता है। देखिए यानी कि टेंशन होता है ना, जब मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको प्रेशर लगेगा तो टेंशन होगा, तो खींच के रखिएगा। तो देखिएगा बूंद पड़ता है तो ऐसे खींच के रखता है, तो इसको किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण हो पाता है। सबसे ज़्यादा श्यानता यानी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो जितना ऑप्शन दिया है इसमें सबसे अधिक शहद का यानी कि हनी का क्या होता है? विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। गाढ़ापन को ही श्यानता कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि, क्यों भाई प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हाई प्रेशर पे हमारा और हाई टेम्परेचर पे पानी उबलना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, हाई प्रेशर होगा तो हाई टेम्परेचर पे पानी उबलेगा, और जितना हाई टेम्परेचर पे पानी उबलेगा उतना ही जल्दी खाना बनेगा। ठीक है, आप वही जाइएगा पहाड़ों पे, तो पहाड़ पे क्या होता है? उल्टा होता है, प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? लो टेम्परेचर पे पानी उबलना स्टार्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा? आपका खाना लेट से बनेगा। तो ये घुमा के पूछ सकता है कि आंसर क्या होगा? ड्यू टू हाई प्रेशर वाटर से स्टार्ट बॉइलिंग एट द हाई टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर की ऊंचाई के अचानक वृद्धि करने का इंगित करता है क्या? देखिए इसका इंपॉर्टेंट है ये, अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, बैरोमीटर अगर अचानक बढ़ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा? मौसम कैसा होगा? एक्सट्रीमली ड्राइड सीजन। ठीक है, अत्यंत क्या होगा? शुष्क होगा। ठीक है, बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से गिरता है। ठीक है, तो अचानक से अगर रीडिंग गिरेगा तो क्या होगा? तूफान का इंडिकेशन होता है। जैसे रीडिंग जो होगा ना अचानक से गिर जाएगा तो क्या होगा? तूफान का इंडिकेशन होगा। इसका रीडिंग अगर धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा धीरे धीरे गिरती है, ऐसे याद रखिएगा। रीडिंग धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा का इंडिकेशन होगा, अचानक गिरेगा तो क्या होगा? आपका तूफान का इंडिकेशन होगा। और वहीं अगर ऊंचाई में अचानक से अगर बढ़ गया, अचानक से अगर बैरोमीटर देखिए अचानक से गिरा तो तूफान, अचानक से बढ़ा तो क्या होगा? ड्राई मौसम, हमारा एक्सट्रीमली ड्राई मौसम क्या हो जाएगा सीजन हो जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? मौसम क्या होगा? वर्षा होगा। ठीक है, तो ये सारा बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दृश्य, चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? मतलब कि जो हम देख सकते हैं आँख से, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम इज, तो ये बेसिकली देखिएगा तो 3800 से लेके
या 39 से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसको लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी लिया गया था, यानी कि 39 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम इसको राइट आंसर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम लोग लिए थे डी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सौर्य विकिरण में निम्न में से परास्त में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज इन द सोलर रेडिएशन विजिबल लाइट। ठीक है, तो ये वही हो जाएगा, कहने का मतलब कि नैनोमीटर में जब आइएगा ना तो जीरो कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वही ये 4,000 एंगस्ट्रॉम से 7,000 एंगस्ट्रॉम का रेंज दे रहा है लगभग, तो वही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करिएगा तो जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा। अगर नैनोमीटर में आएगा तो क्या होगा, जीरो घट जाएगा यहाँ से, और जब एंगस्ट्रॉम में जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका लॉन्ग प्रोसेस है, 10⁻10 लगाते हैं माइनस तब निकलता है, लेकिन उतना बताना जरूरी नहीं है। 2 कैंडेला का एक संविदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स है वो है। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला प्रोड्यूस एज लाइट फ्लक्स इक्वल टू द यस कितना होगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 ल्यूमेन। ये न्यूमेरिकल है, यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सही कथन को चुनिएगा। तो राइट स्टेटमेंट इसमें चूज करिएगा तो क्या होगा, कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ए लेस दैन द वायलेट। तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल प्रकाश का बैगनी से कम होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई। सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है वीब की ओर सबसे अधिक वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वायलेट का होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज द लॉन्गर देन द वायलेट। ठीक है, क्या होगा, बी इसका राइट होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? थ्रू विच ऑफ मीडियम विल द स्पीड ऑफ द लाइट इज द मिनिमम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखिएगा। तो ये डिपेंड करता है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। मुझे लग रहा है ना कि इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, एक को कहते हैं डेंसर मीडियम सघन माध्यम, एक को कहते हैं विरल यानी कि रेयर मीडियम। विरल मतलब दूर दूर, डेंसर मतलब नज़दीक नज़दीक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा उतना ही पास पास घना होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिस मीडियम का, जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही पास पास होता है, उतना ही घना होता है, सघन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें, और जो जितना ही सघन होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। अरे भाई, कोई चीज़ दूर दूर रहेगा तो उसमें जाना आसान होगा, कोई कुछ नज़दीक सटा हुआ होगा कम होगा। यानी कि सीधे से एक ही बात लास्ट में याद रखिएगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम। सीधे उल्टा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक जितना कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि सबका हमको पता होना चाहिए ना, तभी तो निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले ये कह रहा है कि कांच का, क्राउन कांच का बोल रहा है तो 1.52 होता है। ठीक है, निर्वात वैक्यूम का क्या होता है, वायु में लगभग मान के चलिए 1.0003 होता है। ठीक है, वाटर में क्या होता है 1.33 होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए वायु का, तो वायु का 1.003 होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि प्रकाश की गति सबसे कम होगी। ठीक है, इस निर्वात में तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, वायु को मैंने वैक्यूम मान लिया था। तो इसमें मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम पूछा है ना तो इसका होगा। सबसे कम किसका है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज़्यादा होता है। सबसे कम ज़्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का छितराना ही डिस्पर्सन कहलाता है। तो ये क्या होता है, किससे होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपको पता होगा, ये होता है प्रिज्म के माध्यम से। प्रिज्म के माध्यम से प्रिज्म होता है, इसमें जो विबग्योर वाला फार्मूला लागू होता है, बीच में ग्रीन होता है, ये इसी से होता है। ठीक है, ये 68 बीपीएससी में पूछा गया और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़ा का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये भी आपको डीप कंसेप्ट वाला सवाल है। कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, यानी कि ए हॉर्स विथ लेस साइन। ये लाइट का सवाल है, डीप थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर कराना पड़ेगा, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने से किस तरह से कार्य करेगा। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं ना कि पानी में डुबाने से ये आपको बिहेव कैसे करेगा, इसका फोकल लेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहा जाता है कि एक फार्मूला है, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसका एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि अगर लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबाइएगा
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा लेंस से कम होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी में डुबा, इसको पानी में डुबाते हैं, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करिए ना। पानी का क्या होता है भाई, पानी का होता है 1.33, वाटर का क्या होता है 1.33, और डुबा लेंस का क्या होता है, लेंस यानी क्राउन कांच का क्या होता है 1.52। यानी कि किस तरह में डुबा रहे हैं भाई, तो इसका थ्योरी जब लगाइएगा तो ये लेंस को यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस में डुबा रहे हैं, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अधिक अपवर्तनांक वाले को हम किस में डुबा रहे हैं, कम अपवर्तनांक वाले में डुबा रहे हैं। तो इसका है फॉर्मूला कि अगर अधिक अपवर्तनांक को कम अपवर्तनांक वाले में डालिएगा तो उसका क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाएगी, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम लेंस जो है, मानिए सपोज करिए कि लेंस का 1.52 है, अगर इससे ज़्यादा वाले में डुबाते हैं, यानी कि 1 पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पानी छोड़ के कुछ और होता है, अगर मानिए 6.3 होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, यानी कि सपोज करिए कि ज़्यादा वाले को कम में डुबाते हैं तो बढ़ जाता है, उल्टा होता है कि मतलब कम में डुबाइएगा तो और उल्टा होकर बढ़ जाता है वो। ठीक है, फोकल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। जितना पॉसिबल हो सक रहा है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न ये पीपीएससी टीचर में पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कुहरे में नहीं देख सकते हैं, यह इसलिए होता है क्योंकि। ठीक है, ये क्यों होता है, तो इसका मेन जो रीज़न होता है किसका, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। मोस्ट ऑफ लाइट स्केटर्स एंड द क्रिएट्स वर्चुअल ऑब्जर्विटी, मतलब कि क्या होता है कि सारा प्रकाश कोहरा वगैरह में बिखर जाता है, जिसके कारण हमको दिखाई क्लियरली नहीं देता है। ठीक है, एक वर्णी होगा, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है। याद रखिएगा कि यूनिडायरेक्शनल लाइट पेनिट्रेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट चेंज। एक याद रखिएगा कि एक चीज़ नहीं बदलता है मैक्सिमम चीज़ों में, और क्या नहीं बदलता है भाई, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगा, ये भी बदल जाएगा, वेलोसिटी भी बदल जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या होता है हमारा चेंज नहीं होता है। दृष्टि की खराब निकट दृष्टि को किस नाम से जानते हैं, यानी कि मायोपिया कहते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, मायोपिया के नाम से जानते हैं। कहीं है क्या मोतियाबिंद, कोई है ही नहीं। हाइड्रोमेट्रोपिया में मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि होता है, तो इसका क्या होगा, मायोपिया हो जाएगा। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है कि निकट की दृष्टि, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसके लिए हम लोग क्या लगते हैं, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस लगाते हैं। वही हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देती है, उल्टा होता है, जो दोष होगा वहीं दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मायोपिया वह बीमारी जिसमें व्यक्ति नहीं देख सकता है। मायोपिया इज द डिजीज इन द विच द पर्सन इज नॉट एबल टू सी। क्या नहीं देखिएगा भाई, यानी कि नज़दीक की वस्तु मायोपिया है ना, तो कहाँ की वस्तु नहीं देख पाइएगा, निकट दृष्टि दोष है तो आप निकट का तो देख पाइएगा लेकिन दूर का नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, क्या होगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इसको हम लोग कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है और इसको मायोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो देखिए सेंटर ऑफ कार्वेचर पे वस्तु रहती है ना, वक्रता त्रिज्या पे, तो बराबर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वही लेंस के मामले में 2f पे रहेगा तो बराबर बनेगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है, प्रिज्म के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी एनक के लेंसों की शक्ति जो है 2 डाइऑप्टर है तो इसकी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि डी बराबर जो होता है, पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है, लेकिन ये 1 होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, तो इसीलिए 1 को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा, ये मीटर में होता है पहले से। ठीक है, तो इसको सेंटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, 1/f, तो 1 को सेंटी में कन्वर्ट करिए 100 हो जाएगा, और f दिया नहीं है तो यहाँ f हो जाएगा। डाइऑप्टर कितना दे रहा है, +2 दे रखा है, यहाँ से करिएगा तो 2f बराबर 100 हो जाएगा, यहाँ से फोकस दूरी निकालिएगा तो +50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जा सकता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, तंतु को गर्म करके, बाई हीटिंग द फाइबर। सौर भट्टी में प्रयुक्त क्या होता है, यूज इन सोलर फर्नेस क्या होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किस प्रकाशिकी को, मतलब कि द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी ए वेरी माइनर ऑब्जेक्ट्स। कैसे देखिएगा भाई, इसको यूज़ करेंगे किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करती है, ये डिपेंड करती है किस पे भाई, सॉलिड मेटल इन ट्यूब्स जो होता है, फ्लोरोसेंट जिसको कहते हैं, ट्यूब में ठोस धातु जो होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका निर्धारित करते हैं। ठीक है, शीशे जो लेड का उपयोग किया जाता है, लेड का प्रयोग किस में किया जाता है भाई, तो इसका प्रयोग किया जाता है किस में, प्रकाश संचरण के लिए, यानी कि फॉर लाइट ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाई की दुकान में जो दो समतल दर्पण लगे होते हैं, टू प्लेन मिरर आर केप्ट इन द बार्बर शॉप। इंग्लिश पढ़ दे रहा है, जहाँ लग रही है कि दिक्कत होगा, एक दूसरे के पैरेलल रखना पड़ेगा। देखिएगा, आप देखे होंगे एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है उसको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है, इसका फ्रिक्वेंसी नहीं बदलता, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले लेंस, कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं भाई, वैसा लेंस ही प्रयोग करेंगे ना जो बड़ा बनाकर दिखाएगा। तो मिरर में छोटा से बड़ा दिखाता है कौन भाई, कनकेव यानी कि अवतल। लेकिन अगर लेंस की बात किया जाए तो लेंस में उल्टा हो जाता है, उत्तल बड़ा करके दिखाता है, कॉन्वेक्स इज राइट आंसर। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका मतलब क्या है भाई, दर्पण की बात कर रहा है। मैंने कहा कि मिरर में आपको अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल लगेगा। मिरर में क्या होता है कि अपने से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कौन, कॉनकेव बनाता है, अवतल बनाता है, लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, लेंस में कॉन्वेक्स बनाता है। ठीक है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, उत्तल लेंस का, यानी लेंस की आवर्धक मतलब बड़ा करना। तो ये लेंस की बात आ गई ना, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है भाई, ये कई तरह का, ये एक तरह से क्या होंगे, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह काम करते हैं। लाइट जो होता है वेव और सिमिलर टू बोथ वेव एंड पार्टिकल। प्रकाश नहीं कहते हैं, प्रकाश जो होता है हमारा कण की तरह भी व्यवहार करता है, तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, विवर्तनी झंझरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा भाई, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर हो जाएगा। ठीक है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स वाइडर एंड द फर्दर अपार्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट जो है सर सीवी रमन के कारण, रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनके बारे में सत्य कथन क्या है कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के साथ बढ़ती भी है और घटती भी है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट ऑल्सो इंक्रीज आफ्टर स्कैटरिंग एंड इज ऑल्सो डिक्रीज। मतलब कि क्या होता है कि पहले क्या होता है, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति पहले क्या होती है, बढ़ती है, और उसके बाद क्या हो जाती है, घटती है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा में वायुमंडल में अधिक क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोड बाय द एटमॉस्फेयर, लॉन्ग वेव सीट अकर। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। 2-4 मैं आपको ट्रिक्स बता दे रहा हूँ जो कि आपका हर जगह काम करेगा। देखिए, अगर किसी भी कलर की बात किया जाए ना, अगर कोई कलर पूछ दे, कन्फ्यूजन सारा आज मैं दूर कर दे रहा हूँ। अगर किसी कलर की बात कर दिया जाए तो कलर में सारा स्कैटरिंग हो जाएगा। कहेगा कि आकाश का नीला दिखना, कलर की बात हो गया ना, तो किसके कारण होता है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन कहते हैं इसको। कलर की बात किया जाए, रंग की बात किया जाए तो स्कैटरिंग हो जाएगा आंख बंद करके। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना, लाल कलर की बात किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका रीजन होता है। ठीक है, तो जितनी कलर की बात की जाए, समुद्र का नीला दिखाई देना, कलर की बात करें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। मैक्सिमम जगह अप्लाई होता है। लेकिन जहाँ झूठी घटनाएं होती है ना, जहाँ भी झूठी घटनाएं होती है वो किसका काम करता है भाई, वो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, अपवर्तन जैसे कहेगा कि जो पानी है उसमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, उठा होता नहीं है, दिखाई देता है, झूठी घटना, ये अपवर्तन होगा। छड़ी डाले हैं पानी में, टेढ़ा दिखना, झूठा हो गया ना, ये भी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये सारा मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सारा झूठी घटना। और जो भी चमकेगा ना वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे कि मृगमच्छिका का देखते हैं कि रेगिस्तान में जाइएगा तो पानी की तरह दिखाई देता है, चमकता हुआ, चमक रहा है, तो क्या होगा, किसके कारण होता है, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, अगर कहा जाए ऑप्टिकल फाइबर भी, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है किस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अगर कहा जाए कि
कांच जो टूटा हुआ होता है वो चमकता है, ये भी किससे होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि चमकने की बात की जा रही है। हीरा का चमकना सब इसी के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि चमकना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर कलर की बात किया जाए, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर बात किया जाए झूठी घटना का, तो स्कैटरिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काम कर जाएगा। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को समझा जा सकता है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो दिखते हैं टिमटिमाते हुए, यानी कि झूठी घटना है। तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है किसके माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से, क्योंकि झूठी घटना है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? सूर्य से प्राप्त की जाएगी। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होगी? सबसे कम उसी में होगी जिसमें क्या होगा कि आपका क्या होगा, जिसमें सबसे अधिक क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वाटर का क्या होता है? 1/33 होता है। वायु का 1/0003 होता है। निर्वात का 0 हो जाता है। और कांच का 1.52 होता है। किसका सबसे अधिक है भाई? इसका, तो इसका न्यूनतम हो जाएगा। सबसे अधिक स्पीड किस में होगा? वैक्यूम में, क्योंकि ये 0 है, सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। सूर्य के समय धरती की सतह पर पहुँचने पर कितना समय लगता है भाई? सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है? 8.5 मिनट के आसपास, लेकिन एग्जैक्ट एक बार 8 मिनट लिया है। सूर्य का प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट लिया था। 8 मिनट 16-17 सेकंड लगता है, लेकिन ये लगभग में लिया था और ऑप्शन उपयुक्त में से नहीं था, तब भी लिया था। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछे तो एक बार पूछा है इसको, और नया ट्रेंड पे भी पूछा। ये तो 95 वाला है, उसमें ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर से अभी एक बार पूछा था 65 में से, तो उसमें 8 ही लिया था। तो 8 मिनट ज़्यादा चालाक मत बनिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं मत मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक ऊर्जा का भंडार है? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सोलर एनर्जी। ठीक है, चैप्टर ये समाप्त होगा। अगला चैप्टर पे चलते हैं, उष्मायन गतिकी एक चैप्टर है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वह ताप बिंदु जिस पे तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु, यानी कि आपको ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? यही तो हम बताने आए हैं आपको कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। इसके एक फार्मूला होता है, फार्मूला को यूज़ करिए, आंसर पाइए। फार्मूला क्या होगा? C/5F-32/9, जिसको लगा दीजिए। क्या दिया है? डिग्री सेल्सियस, यानी C वाला वैल्यू दिया है तो 40/5 हो जाएगा, और F-32/9 हो जाएगा। 5/8 हो जाएगा, 8×9 72 बराबर F-32 हो जाएगा। जोड़िएगा मेरे भाई, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 72 को जोड़िएगा तो 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, 104 फ़ारेनहाइट। फार्मूला याद कर लीजिए, C/5F-32/9 क्या होता है? फार्मूला होता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा भाई? संपीड़ित गैसों को छोड़ के। ऑप्शन क्या होगा? बाय रिलीजिंग द कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? यानी कि कौन सा क्या है? वर्स्ट कंडक्टर है हीट का। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, लेडीज राइट आंसर। और सबसे अच्छा कौन होता है भाई? सिल्वर होता है। ठीक है, स्टीम इंजन कैसे काम करता है? तो ये चलता है किस पे भाई? उष्मा से चलता है, यानी कि बाई फ्रॉम हीट। ठीक है, वाताकुलिन यंत्र से किस कारण ठंडा होता है? यानी कि जो भी आप यूज़ करते हैं, क्या कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एसी यूज़ करते हैं, तो ठंडा करने का तरीका एसी का क्या होता है? तो बाई प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द गैस, यानी गैसों को दबाने और मुक्त करने से क्या होता है? रूम हमारा ठंडा होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है। क्यों देता है भाई? कि हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है, वेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण हमको ठंडी महसूस होती है। आवर स्वीट एवेपोरेट्स रैपिडली। ठीक है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरे भाई? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। पानी का डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है, अधिकतम किस पे होता है? आपने पढ़ा होगा किस पे होता है, लेकिन जो भी होगा, लेकिन मैं एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा कंसेप्ट आपको आज देने वाले हैं, तो क्या कंसेप्ट के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम है कंसेप्ट। रट्टू क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वाला सेक्शन को मैं कवर करने के लिए तैयार हूँ। आइए हम कंसेप्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं कि इस तरह का प्रश्न कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि ये तो याद कर लीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर कहेगा कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो वैसे प्रश्नों को कैसे डील करिएगा उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। वाला मेरा ग्राफ याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी ऐसे प्रश्न गलती नहीं होंगे। ये तो आसान प्रश्न था ना, एक टफ क्वेश्चन भी पूछता है तब भी आप गलत नहीं कर पाइएगा। ठीक है, वही वाला प्रश्न था ये। देखिए, ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये डेंसिटी का है, और ये वाला किसका है? वॉल्यूम का है। यानी कि ये है आयतन, ये है आयतन का, ये क्या है? घनत्व का है। ठीक है, याद रखिएगा कि टोकरी जैसा उल्टा हुआ टोकरी रहेगा, कटोरा रहेगा डेंसिटी वाले में,
और सीधा कटोरा रहेगा किसके वॉल्यूम में। तो जब भी कटोरा याद रखिएगा तो वॉल्यूम को याद करने लगिएगा। अब इस पर हम डेंसिटी लिखे हुए हैं इस वाले, और नीचे वाले पे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके है, ठीक है। अब जो है ऐसे ग्राफ हम बना लेते हैं। तो अच्छा बताइए कि डेंसिटी मैक्सिमम किस पे हो रहा है भाई, ये क्या पूछा था प्रश्न, घनत्व तो सबसे अधिक होगा, यही पूछा था ना। तो सबसे अधिक डेंसिटी, यही ग्राफ है ना डेंसिटी का। तो सबसे ये लाइन हाईएस्ट कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। और कितना यहाँ टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए मेरे भाई कि सबसे अधिक डेंसिटी जो होती है कितना पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम इसका उल्टा हो जाता है यहाँ पर, और ग्राफ उल्टा हो जाता है। यानी कि सबसे कम वॉल्यूम कितना पे होता है, तो सबसे नीचे ग्राफ कहाँ गया है 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि अगर टेम्परेचर को पहले क्या किया जाए, टेम्परेचर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस लेके चला जाए तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, समझ रहे हैं ना। अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस लेके चला जाए तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले वॉल्यूम घटेगा फिर बढ़ेगा। अगर कहेगा कि अगर टेम्परेचर को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं तो हमारा क्या होगा, डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होगा, पहले हमारा घनत्व बढ़ेगा और फिर घटेगा। दोनों को ग्राफ याद कर लीजिएगा, कभी प्रश्न गलत यहाँ से नहीं होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सवाल क्या था, सवाल यही था ना कि पानी का मैक्सिमम डेंसिटी कितना पे होता है, कितना पे होगा 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में C/5 F-32/9 लगा दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। आपके लिए प्रश्न रहा, राइट आंसर इसका ऑप्शन 122 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। आप बना लीजिएगा इसको। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, समझ रहे हैं ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अगर हाईएस्ट पिक पे लेकर चले, घटेगा भाई, क्योंकि मैंने कहा था कि ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे ही क्या होने लगेगा, पानी उबलने लगेगा, जिसके कारण समय ज़्यादा लगेगा तो घटता है, ठीक है। कि कारण पानी की उत्कृष्ट शीतलता का कारक है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उच्च विशिष्ट उष्मा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हाई स्पेसिफिक हीट। ठंडे के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहा का गुटका हमको ठंडा लगता है। ठंडा में को लकड़ी का गुटका ले लीजिएगा और लोहा ले लीजिएगा और रात में रख दीजिएगा और सुबह में छुइएगा उसको, ठीक है। अब ये ठंडा लगेगा कौन, लोहा वाला। तो ठंडा लगने का कारण क्या है, ये आपसे पूछ रखा है, प्रैक्टिकल पढ़िए। तो लकड़ी की तुलना में लोहे में ऊष्मा का संचालन क्या होता है, अच्छा संचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है। और आपका अगर संचालन होगा तो हीट ज़्यादा, अरे नहीं भाई, जैसे हीट होता है वैसे ही आपका उसमें कूलिंग भी ट्रांसफर उसी के माध्यम से होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे हीट वेव के संबंध में, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक है, यहाँ देखना ठीक नहीं है। लोला की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है भाई, तो ये डिपेंड करता है किसके, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है। गर्मी के दिन में वही लेंथ बढ़ जाता है, तो लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा घड़ी स्लो हो जाती है। ठंडी के दिन में छोटा हो जाता है, जिसके कारण हमारी घड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ध्वनि क्या है हमारा, साउंड जो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 2 क्रस्ट और 2 क्या ट्रफ्स को हम क्या कहते हैं, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 का बी करेक्ट होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पीड जो क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको कहा जाता है जो लाइट के स्पीड से चलता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चौथा का क्या होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्मिक किरणें क्या होती है, कास्मिक किरणें क्या होती है भाई, तो कास्मिक किरणें क्या होती है, जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं ना उसको कास्मिक किरणें कहा जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो ये गर्म होता है किसके द्वारा, दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि शॉर्ट वेव शॉर्ट रेडिएशन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। आंतों के रोगों के निदान में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ द इंस्टेंटाइन डिजीज, ठीक है। जिसको किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो ऑप्शन ए होगा एक्सरे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं जिसको हम लोग साउंड कहेंगे। हर्ट्ज मापा जाता है किस में, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हर्ट्ज को किस में मेजर करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज राइट आंसर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है, फिर वही प्रश्न आ गया सारा, हम डायमेंशन वाला और यूनिट वाला पहले ही करवा चुके हैं, तो इसको मेजर करते हैं किसमें, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ द शार्पनेस ऑफ द साउंड, तो देखिए साउंड पतला है कि मोटा है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, हमारा आपके
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है तो ऑप्शन में है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हो गया, या फिर उसी के क्या होता है, उसी के सप्लीमेंट में क्या होता है, वेवलेंथ होता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है भाई, बार बार याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, क्या होती है भाई, अनुदैर्घ्य ही होगा ना, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसे करने का कारण क्या होता है? तो चलिए, ऐसा करने का कारण क्या होगा भाई? तो नहीं कहते कि अभी तबला ठोक रहे हैं, बजा रहे हैं, इसका कारण है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाते हैं ये लोग। ठीक है, अगला प्रश्न कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा, किसके बराबर होगा भाई? तो ये होगा आपके एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल। तो इसका एक लिमिट होता है कि इतना फुसफुसाहट से बात करिएगा 15 डेसिबल, नॉर्मल बात करिएगा 30 डेसिबल, ज़्यादा शोरगुल होगा 100 डेसिबल, एक इसका रेंज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है? चलिए इसको हम डिटेल में आपको डिस्कस कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो तरंगे होते हैं उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। देखिए 3 होता है, एक को कहते हैं इंफ्रासोनिक, दूसरे को क्या कहा जाता है? ऑडिबल कहा जाता है। श्रव्य, अपश्रव्य, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपश्रव्य कहते हैं, इसको श्रव्य कहते हैं। और तीसरा को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक क्या होता है? 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल होता है, श्रव्य होता है। और 20 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? अल्ट्रासोनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना होता है? तो अब बताइए आप ही, बिल्ली का कितना हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है 45 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज। ये रटने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा अटपटांग है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। साउंड जो होता है का वेग कितना होता है? 332 होता है, ऑप्शन में नहीं है, 330 मीटर प्रति सेकेंड हम ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 का बी करेक्ट होगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है। आपको पता है, आसान सा प्रश्न है यार, कि अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, जैसे लड़का लड़की का पता लगाना होता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड में प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए, इसके 31 प्रश्न हैं। पहले इसके प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए आते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो क्या बताने वाला है, क्या इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी इज राइट आंसर। विद्युत शक्ति यानी कि पावर का क्या होता है? वाट होता है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वाट को व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? 1 वाट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कास्मिक किरणें क्या होती हैं? ये चार्ज होती हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वही होता है, आपका वाट होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि टरबाइन कह सकते हैं या फिर डायनेमो कह सकते हैं। डायनेमो मतलब जनरेटर की बात कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसमें? मैकेनिकल मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? पानी यांत्रिक हो गया और विद्युत क्या होगा? इलेक्ट्रिक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। 100 वाट का एक बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे तक जलाया जाए, इसका नॉर्मल फार्मूला हम बता दे रहे हैं, जितना जितना कहेगा सबको गुणा कर दीजिएगा। 100 को 10 को गुणा कर लीजिएगा, कितना आ गया? 1000 आ गया, लास्ट में 1000 से भाग देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये चूंकि आपका न्यूमेरिकल है, एक बार इसको बना कर देख लीजिएगा। रेसिस्टेंस वाले से बहुत समय लगेगा थोड़ा सा बनाने में, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम फास्ट में निकल कर चल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा 4.70 किलो ओम हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में अपघट्य क्या होता है? ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट इन ए नॉर्मल ड्राई सेल क्या होता है? अपघट्य क्या होता है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, डायनेमो क्या करता है? ऑलरेडी हमने बताया कि डायनेमो क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को उसमें, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, हम तो कुछ और ही बोल रहे हैं। सी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? विद्युत मोटर कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। डायनेमो क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? चलिए इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। डायनेमो क्या करता है? दोनों को करते हैं। डायनेमो को क्या करता है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी एमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेल से ही होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल से क्या होता है, सोलर एनर्जी से आपको लाइट को कन्वर्ट करता है किस में, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोहन के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश से विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, कि मतलब कि जितना परपेंडिकुलर गिरेगा उतना ही हीट ज़्यादा होता है ना, कि दोपहर के टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारा सोलर एनर्जी ज़्यादा निकलेगा। चुंबकीय सुई किस दिशा का संकेत करती है, विच वे डज द मैग्नेटिक निडल पॉइंट, क्या करेगा, ईस्ट वेस्ट ये शो करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकत्व अनुचुंबकत्व सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फॉर विच, ऊपर चला गया, पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि प्लेटिनम के द्वारा, यानी कि डी करेक्ट होगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था, तो आपको पता होगा किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है किसका, भाई यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए होने वाले तार पदार्थ का बना होता है। फ्यूज़ जो लगाते हैं घरों में उसमें पदार्थ जो बना होता है किसका बना होता है टीन और शीशे का बना होता है। 63 और 37% इसका रेशियो होता है। ठीक है, एक संवाहक को तापक्रम परिवर्तन के लिए इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं, थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करता है किस पे, वोल्टेज पे। ठीक है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग करते हैं हम क्या, नरम लोहे को, यानी कि सॉफ्ट आयरन का। विद्युत संचरण या ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ऊष्मा की हानि कम हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरीय ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा संकेत करता है और उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल। ऑप्शन नंबर ये रटने वाला 2 हो जाएगा। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण होता है, इसमें क्या यूज़ करते हैं भाई, शोरूम वगैरह में हम लोग कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी क्या होता है, अभी मैंने बताया था उस लिस्ट में, टीआरई में पूछा, 69 में भी पूछा था ये प्रश्न। एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है 27 का, सॉरी धारा घनत्व क्या होता है, एक सदिश राशि यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन प्रयोग करते हैं। बिजली की खपत बल किसके द्वारा किस पे आधारित होती है, तो ये आधारित होता है किस पे, तो वाट पे। ठीक है, वाट में हम मेजर करते हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो 69 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये हम लोग डायनेमो के द्वारा, बाई डायनेमो। ठीक है, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है, तो इसमें घटना कौन सी होती है, बिजली का निर्वहन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, एक तरह का वही सिद्धांत है ना। ठीक है, ओम मीटर मात्रक है किसका, हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रतिरोधकता यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अर्धचालक वे सामग्रियाँ जिनमें गुण होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर किसे कहा जाता है, सेमीकंडक्टर उसे कहा जाता है जिसका क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस दैन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, यानी कि विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से क्या होती है, कम होती है। अति चालकता क्या होता है, कहने का मतलब सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, तो सुपर कंडक्टर हम उसे कहते हैं, मतलब अति चालकता यानी सुपर कंडक्टर का लक्षण पूछा है तो इसको रटिए लीजिए। 0 क्या होता है, परमेबिलिटी होती है इसमें, यानी कि शून्य पारगम्यता होता है। ठीक है, गर्म करने पर एक अर्धचालक किसके तरह बिहेव करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका तरीका बताता है। देखिए, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन हीटेड, देखिए अगर नॉर्मल मेटल को गर्म करिएगा
तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर को गर्म करिएगा तो रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर नॉर्मल मेटल को गर्म करिएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी घट जाता है। लेकिन इसमें इसलिए प्रयोग इसको किया जाता है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए। ठीक है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास बिना संपर्क चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है। मतलब एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के पास ले चलते हैं तो कैसे क्या होगा वो कैसे आपको क्या होगा, चार्ज कंडक्ट होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडक्टेंस के माध्यम से इसको प्रेरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। कुचालक कह रहा है ना, मतलब कि नॉन कंडक्टर पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि नमकीन पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जाता है, नींबू से भी और संतरे के रस से भी जाता है। चलिए हम लोग अब आखिरी चैप्टर पर चलते हैं, जिसको क्या कहता है, न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अल्फा रेज क्या होते हैं। अल्फा रेज जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते। चलिए इसका मैं एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको गलती नहीं होगा। इतना लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, यानी कि अल्फा को कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, बीटा भी नहीं है, कैनाल भी नहीं है, कैथोड भी नहीं है और अल्ट्रासोनिक भी नहीं है। सारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो है क्या, दिखा देते हैं आपको। दिख रहा है ना, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। गामा हो गया, एक्सरे हो गया, आपका परावैग्निक यानी कि अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, शॉर्ट वेव्स हो गया, लॉन्ग वेव्स हो गया। याद रखिएगा, गामा वेव्स पॉल विलार्ड ने खोजा था, रॉन्टजन एक्सरे, रेटर परावैग्निक, अल्ट्रावायलेट न्यूटन, विजिबल हर्सेल, इंफ्रारेड खोजा था हेनरिक, शॉर्ट वेव्स रेडियो वेव्स कहते हैं इसको, मार्कोनी दीर्घिका। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, पॉल विलार्ड याद रखिएगा गामा का, और रॉन्टजन का याद रखिएगा क्या, एक्सरे, और परावैग्निक का रेडर याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब एक मैं फॉर्मूला बताता रहा हूँ, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ जो होता है ना, ऊपर से नीचे इस चार्ट में आने पे घटता है। अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन दे देंगे निम्नलिखित में से किसका क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो नीचे वाले का बढ़ता है, यानी कि ऊपर वाले का सबसे कम होगा, नीचे वाले का, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। वहीं फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उल्टा होता है, नीचे ऊपर से नीचे आने घटता है, यानी नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक क्या कम होगा और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा होगा। और एक फार्मूला होता है कि लैम्डा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट रुकिए, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये प्रश्न पूछा जाता है, कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेस एनर्जी। निम्न में से किसका क्या है, निम्न क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा निम्न किसका होगा, जिसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ ज़्यादा किसका होगा भाई, नीचे वाले का होगा। तो इस हिसाब से इस चार्ट से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दिखा नहीं तो उसी को मैं सॉल्व करके बता दिया होता है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अब उस हिसाब से ऑप्शन निकालिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा। अल्फा क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैनाल, कैथोड ये सब नहीं है। ठीक है, गामा, एक्सरे सब था चार्ट में, जो चार्ट में था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा भाई, एनर्जी इज क्रिएटेड इन द सन किसके द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिकीय संलयन यानी कि बाई न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, एटम बम काम करता है किस सिद्धांत पे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो हाइड्रोजन बम काम करता है आपका अनियंत्रित, अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होने वाली उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम का ही कर सकते हैं और क्या ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए क्योंकि मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, रेडियोधर्मिता पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, इमिट्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। क्या इमिट्स करेगा भाई, इमिट्स करता है क्या, सभी इमिट्स करता है, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा। 7 का डी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न बच रहे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जाती है किसके द्वारा पैदा की जाती है भाई, यूरेनियम के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, मिनिमम मास रिक्वायर्ड फॉर द चैन रिएक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, इसी के साथ हमारा पूरा फिजिक्स क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, काफ़ी मेहनत लगा है सेशन में, तो प्लीज़ कमेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगला सब्जेक्ट का डिमांड क्या है, अगला तो केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, ये तो साइंस टोटल हो गया। साइंस के बाद क्या चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है, लगातार वीडियो बना रहे हैं।